हाँ, ये देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है। और फिजिकल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे से शुरुआत होनी चाहिए ना। बेस ही बिगड़ गया तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ से निकल जाएगा। क्यों इसको हम लोग बेसिक बोल रहे हैं? क्योंकि इसका यूज़ फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में है। ये सीधे मोल ही तुमको रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, जो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, रिएक्शन पे आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व कर सकते हो इससे। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी, हर जगह ये तुमको हेल्प करेगा मोल। इसके अलावा आगे गैसेस स्टेट है, थर्मो है, इक्विलिब्रियम है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है फिजिकल का जहाँ मोल का यूज़ ना हो, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मोल क्या है? मोल है क्या? मोल का एक्सप्रेशंस क्या होता है? मोल को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, और फिर इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्या हमको फ़ायदा है, ये हम लोग इतना पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद एक शीट राहुल से मांग लेना, तुम लोग को शीट मिल देगी। और जिनको पहले मिल भी चुके, जो जिनके पास है वो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो राहुल से शीट मांग लेना। उस शीट के क्वेश्चंस को लगाना और फिर उसको हम डिस्कस कराएंगे। और जहाँ दिक्कत होगी हमसे पूछना। मेरा काम है कंसेप्ट सुना देना, रास्ता दिखाना। तुम्हारा काम है उस सुनी बातों को क्वेश्चन में अप्लाई करके चेक करना कि तुमको कितना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ ठीक है, नुकसान हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बात भी करो, पूछो और बताओ कि हम इसको ऐसे लगा रहे हैं, हमारी सोच ये है। और जो तुम अपनी सोच बताओगे तो हमको सही दिशा दे देंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो उसको चेंज करेंगे, और वो जो करोगे उसमें तुमको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। और देखो, ये मोल कंसेप्ट जो है ये मार्केटिंग की तरह होता है। जैसे हम लोग कोई भी ख़रीदारी करते हैं मार्केट में जाके, है ना, सामान खरीदना है या बेचना है, तो किसी भी सामान की हम लोग कीमत लगाते हैं। हमको टेबल खरीदना है, इसकी हम कीमत लगाएंगे। बैग खरीदना, कॉपी खरीदना, इसकी कीमत लगाएंगे। किस में लगाएंगे कीमत? कोई भी चीज़ की कीमत लगती है, टेबल की, कॉपी की, बैग की, पेन की कीमत लगती है ना, उसकी कीमत किस में लगाते हो? रुपए में, पैसे में, है कि नहीं? बिना रुपए पैसे के कोई सामान खरीद सकते हो या बेच सकते हो? ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो बिना रुपए और पैसे के। तो हम लोग मार्केट में कीमत लगाते हैं किससे? रुपए और पैसे से। तो केमिस्ट्री में हम लोग कीमत लगाते हैं मोल से। जैसे मार्केट में खरीदारी करते हैं, सामानों का लेन देन करते हैं, वही लेन देन तुमको अब केमिस्ट्री में करना है। केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है। इस बाज़ार में क्या मिलता है? इस बाज़ार में एटम मिलता है, आयन मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है, कंपाउंड मिलता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सामान मिलते हैं यहाँ पर। और ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये जो सामान सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी सामान है केमिस्ट्री के, इन सब का हम जो लेन देन करेंगे ये किसके माध्यम से? मोल। जैसे मार्केटिंग में हम सामानों की खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ये खरीद और बेचने वाला काम किसके माध्यम से होता है? रुपए के माध्यम से। रुपया एक करेंसी, एक मुद्रा है जिसके माध्यम से हम सामानों का एक्सचेंज कर लेते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम एटम्स का, वेट का, नंबर का, वॉल्यूम का आपस में एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल। बात समझ में आई? तो मोल क्या है? कोई पूछे मोल क्या है, तो जवाब है केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी कीमत को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। बात समझ में आई? ये समझ लो कि हम केमिस्ट्री के बाज़ार में घूम रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जैसे तुम मार्केट में जाके मार्केटिंग करते हो, मज़ा आता है ना मार्केटिंग करने में, सामान खरीदने में, बेचने में मज़ा आता है कि नहीं? कि मजबूरी में होता है मार्केटिंग? मज़ा आता है ना। तो इसमें भी हमको मज़ा आएगा जब हम उसके जैसे मार्केट में करते हैं मार्केटिंग, वैसे यहाँ करेंगे मार्केटिंग, यहाँ भी हमको मज़ा आएगा। हाँ, समझ में आया? तो केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ के अमाउंट को, किसी भी चीज़ की कीमत लगाते हैं। कैसे? इन टर्म्स ऑफ, आवाज़ ही नहीं है, मोल। नोट करो, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इन chemistry is express in terms of mole।
केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी कीमत को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। इस चैप्टर को तो मार्केटिंग के एंगल से देखो, उसकी नज़र से देखो तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मार्केटिंग होती है, सामानों का लेन देन होता है मार्केट में, यहाँ केमिस्ट्री में सामानों का लेन देन होगा इन टर्म्स ऑफ मोल। वहाँ होता है रुपए के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, और यहाँ होगा मोल और मिली मोल के माध्यम से। वहाँ मोल इधर, वहाँ रुपया, इधर मोल, उधर पैसा, इधर मिली मोल। बात समझ में आई? तो जैसे मार्केटिंग होती है उस एंगल से, उस नज़र से इस चैप्टर को देखो तो कोई फ़र्क नहीं है। देखो सामने, केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी कीमत को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल से। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं मोल को? आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जवाब, तुम उसको नंबर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। उसको तुम सॉलिड है तो वेट से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और यदि वो गैस है तो वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और यदि वो आयन है तो उसको चार्ज से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं भाई। कोई चीज़ संख्या में, जैसे हम कॉपी खरीदें तो दर्जन का रेट लगाते हैं भाई। कॉपी हमको चाहिए तो दर्जन के रेट से लेंगे, नंबर गिन के आएगा। आज हमको चावल चाहिए तो क्या हमको गिन के देगा कि दाना, तौल के देगा। आज हमको गैस चाहिए तो गैस का सिलेंडर मिलेगा तुमको वॉल्यूम के हिसाब से, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा। हमको बिजली का बिल जमा करना है, किस हिसाब से देगा पैसा? क्या बिजली गिन के देगा कितना बिजली गई? वो यूनिट के हिसाब से मांगेगा, कितना तुमने यूनिट खर्चा किया, उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो यानी अमाउंट, कीमत को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। नंबर है तो दर्जन है, कोई सॉलिड है तो उसका वेट लगाते हैं किलोग्राम, किलो में, ग्राम में, या गैस है तो उसको वॉल्यूम में डिफाइन करेंगे, कोई आयन है तो उसको चार्ज से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी मोल को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। तो क्या तरीके हैं देखो सामने। हाँ, मोल को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका है नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या, नंबर। हम मोल को नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। हम मोल को यदि आयन है तो चार्ज से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो गैस है तो वॉल्यूम से डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी गैस, कोई भी गैस हो, एनी गैस। और यदि कोई सॉलिड है तो उसको हम वेट से भी दर्शा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट। मोल को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीके हैं? नंबर भी है, आयन है तो चार्ज भी है, सॉलिड है तो वेट भी है, और गैस है तो वॉल्यूम भी है। तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया? केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, किसी भी चीज़ की कीमत को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? मोल से। तो कैसे करते हैं? इन 4 तरीके से करते हैं। तो कैसे देखा जाए? मिटा दें इसको, मिटा देना। हाँ, ध्यान से सुनना है बात को, एकदम ध्यान से, लगन से सुनना है, और जितना ध्यान से सुनोगे बात उतनी अंदर जाएगी। और सुनने के बाद मेहनत करना है, बस मेहनत क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है, आजमा के देखना है कि सुनने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्वेश्चन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ये समझ में आएगा तुमको। हाँ देखो, यदि हम मोल को, एक मोल को नंबर से इंडिकेट करना चाहें तो ये फिक्स नंबर होता है। जैसे दर्जन का एक फिक्स नंबर होता है 12, दर्जन बोल देंगे तो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिक। 1 दर्जन कॉपी तो 12 कॉपी, 1 दर्जन पेंसिल 12 पेंसिल, 1 दर्जन टेबल तो 12 टेबल, कुछ भी बोलो, दर्जन है तो 12। उसी तरह से कुछ भी हो, मोल है तो एवोगाड्रो नंबर, एक मोल है तो एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 10 का पावर 23, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि संख्या बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या को लिखने में, बोलने में समय लगेगा, समय किसी के पास है नहीं, तो हम सिंबल दे देंगे n0। कहीं भी n0 लिख दें, मतलब 6.023 10 का पावर 23। इसको हम चाहें तो na भी कर सकते हैं, कई कई जगह na लिखा होगा, एवोगाड्रो नंबर। ये स्टैंडर्ड नंबर कितना? 6.023 10 का पावर 23। हमने बोला 1 मोल हीलियम मतलब इतने हीलियम एटम, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बताओ हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में होता है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है? H2 मॉलिक्यूल। और हीलियम कैसे होता है? एटम, है ना। तो ये इतने एटम हो जाएंगे। हमने कहा 1 मोल कॉपर मतलब इतने, बोलो, अरे बोलो ना, 1 मोल कॉपर मतलब 6.023 10 का पावर 23 कॉपर एटम।
क्योंकि कॉपर एलिमेंटल स्टेट में होता है, उसका फॉर्मूला एटम का होता है, तो एटम हो गया। अच्छा, हमने कहा 1 मोल ओजोन मतलब इतने ओजोन O3 मॉलिक्यूल। 1 मोल हमने कहा अमोनिया मतलब इतने अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल। जैसे बोलते हैं 1 दर्जन कॉपी तो 12 कॉपी होगी ना, 12 पेन थोड़ी होगा। 1 दर्जन पेन बोलेंगे तो 12 पेन हो जाएगा। 1 दर्जन टेबल तो 12 टेबल, जो हम बोलेंगे वही ना 12 होगा। यहाँ भी हम जो बोलेंगे वही ना एवोगाड्रो नंबर होगा। हमने बोला 1 मोल हीलियम मतलब इतने हीलियम एटम। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब इतने H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 मोल एल्युमिनियम मतलब इतने एल्युमिनियम एटम, क्योंकि एल्युमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में होता है, उसका फॉर्मूला एटम का होता है, तो एटम हो गया। समझ में आया? और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। 12 संख्या 1 दर्जन को तो हम फटाफट गिन लेंगे, लेकिन इस संख्या को गिनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, क्या दिखाया गया बुक में कि यदि इस संख्या को हम गिनना स्टार्ट करें और गिनने का रेट क्या है, 1 काउंट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 काउंटिंग हम करते हैं तो पूरी संख्या को काउंट करने में कितने समय लगेंगे, तो कैलकुलेट करने पर आएगा 10⁻16 ईयर। यदि हम 1 सेकेंड में 1 काउंट करते हैं तो पूरी संख्या को काउंट करने में 10⁻16 ईयर लगेगा। कहने का मतलब ये संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। क्या ये संख्या हमारे अर्थ की पॉपुलेशन के बराबर होगी? नहीं, उससे भी बड़ी है। अच्छा, अर्थ से सन की दूरी नापे सेंटीमीटर में, उससे भी बड़ी संख्या है। अर्थ का एज निकालें, अर्थ का एज यदि हम निकालें सेकंड में तो उससे भी बड़ी संख्या है। अर्थ का एज निकाला जा सकता है, पता है ना? अर्थ का एज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पता है? यूरेनियम डेटिंग टेक्निक्स है ना, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम अर्थ का एज निकालें सेकंड में, उससे भी बड़ी संख्या है। हाँ, यदि हम अर्थ में जितना भी सागर महासागर हैं उन सबके पानी को लीटर से नापना स्टार्ट करें तो जितना लीटर पानी हमारे अर्थ के ऊपर है उतना ही उस संख्या के बराबर है ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या को काउंट करने में ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसको बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, देखो सामने जैसे क्वेश्चन आया, पूछा गया था कि तुमको 1 मोल रुपए दिए गए हैं। 1 मोल रुपए दिए गए मतलब कितने रुपए दिए गए? 6.023 10⁻23 रुपए दिए गए और करा इसको खर्चा कर डालो, खर्चा करो। खर्चा करने का रेट क्या होगा? 10 लाख पर सेकेंड। 10 लाख 1 सेकेंड में खर्चा करना है, तो पूरी संख्या को खर्चा करने में कितने साल लगेंगे, यह क्वेश्चन आया था। अब हम जवाब क्या देखेंगे? 10 लाख मतलब कितना हुआ? देखो ये 100 हो गया, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने जीरो हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो हुआ। इसका मतलब 10 लाख का मतलब हो गया 10⁻6 रुपए हो गए। हाँ, इतना खर्चा करते हो कितने समय में? 1 सेकेंड में। तो बताओ मिनट में कितना करोगे? ये हो गया मिनट में। अच्छा, घंटे में कितना करोगे? ये हो गया घंटे में। अच्छा, दिन में कितना करोगे? ये हो गया दिन में। अच्छा, साल में कितना करोगे? 365। यानी ये 1 साल का खर्चा है और ये तो इतने रुपए खर्चे करने हैं तुमको, और ये 1 साल का खर्चा है। कंपेयर करो, अभी भी ऊपर वाली संख्या बहुत बड़ी है, ऊपर वाली संख्या अभी भी इससे बहुत बड़ी है। तो हमको नंबर ईयर निकालना है। इस पूरे रुपए को खर्चा करने में करने का साल निकालना है, कितने ईयर लगेंगे। क्या करेंगे हम? इस पूरे रुपए को खर्चा करने में कितने साल लगेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करेंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे तो जानते हो वैल्यू कितनी आएगी? 1.9 × 10⁻10 ईयर आएगी। करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन को लिख लो, घर जाके चेक कर लेना। यू हैव टू गिव एवोगाड्रो नंबर रुपीस। You have to give Avogadro number rupees, and you have to expand it. You have to expand it. You have to expand it at the rate of 10 lakhs per second. You have to expand it at the rate of 10 lakhs per second. You have to expand it at the rate of
10 lakhs per second. How many year you have to take? How many year you have to take? How many year you have to take? हाँ, आंसर आएगा 1.9 10 का पावर 10 ईयर। कर सकते हो, घर जाके चेक कर लेना। हमने बताया क्वेश्चन ऐसे आया, जवाब कैसे देना है। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। फिर बड़ी संख्या है तो है, क्या मतलब है? मतलब है कि जब कोई संख्या बहुत बड़ी होती है तो उस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए होना चाहिए। जैसे छोटा पार्टिकल क्या? एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, इन सब के लिए होना चाहिए, न कि कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, इस सब के लिए। इस सब के लिए तो दर्जन है। जब सब साइज बड़ा साइज तो दर्जन, छोटा साइज तो मोल। समझ में आया? तो इस मोल का यूज़ हम छोटे पार्ट के लिए करेंगे, और वो हमारे केमिस्ट्री में क्या? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, इन सब के लिए। तो ये बात समझ में आई। मोल क्या है? मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एक मोल इतने पार्टिकल होंगे। अब जिसकी हम बात करेंगे उतने पार्टिकल होंगे। हम जिसकी बात करेंगे वही ना होगा। हम यदि हीलियम बोलेंगे तो हीलियम होगा, हम बोलेंगे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होगा, हम बोलेंगे कॉपर तो कॉपर होगा। जिसकी बात करेंगे उतना पार्टिकल होगा। तो बोलो, समझ में आया? जैसे दर्जन फिक्स है वैसे मोल भी एक फिक्स नंबर होता है। दर्जन मतलब 12, मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर। अब देखो 12 तो हमको एकदम रट गया है। हम लोग बचपन से छोटे से 12 सुनते आ रहे हैं दर्जन, वो तो दिमाग में रट गया। लेकिन ये संख्या जल्दी नहीं बैठती, लेकिन उसको बिठा लो कैसे? जैसे मान लो ये एक दर्जन, एक मोल मतलब इतनी संख्या है। लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो लगाते समय रुक जाते हैं, क्योंकि नहीं विश्वास होता है कि एक मोल इतनी बड़ी संख्या होगी। अच्छा, फिर क्वेश्चन मन में आएगा कि जब इस 1 मोल रुपए को खर्चा करने में इतने साल लगेंगे, तो जिसने भी ये संख्या काउंट की होगी, अब बताओ इसको खर्चा करने में कई जन्म लेना पड़ेगा ना। इस रुपए को खर्चा करने में तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में तो खर्चा होगा नहीं भाई। 100 साल आदमी की उम्र है मान के चलो, तो बताइए संख्या तो बहुत बड़ी है। तो इसको खर्चा करने में कई जन्म लेने पड़ेंगे आदमी को। तो जिसने ये संख्या काउंट की है उसने कितने जन्म लिए होंगे? ये संख्या आई कहाँ से? आखिर किसने काउंट किया? कैसे ये संख्या निकाली गई? और किसका माध्यम लिया गया इस संख्या को निकालने के लिए? है ना? तो जवाब है, इस संख्या को मैनुअली नहीं निकाला जा सकता। इसको निकालने के लिए हेल्प लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का। उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, जैसे हम लोग रुपए भी काउंट करना है बैंक में, लाखों रुपए लेके जाओगे 10 मिनट में काउंट करके बता देगा। मशीन लग डालेगा, फट से काउंट कर लेगा। तो जैसे रुपए काउंटिंग की मशीन है, उसी तरह से इसको काउंट करने का भी इंस्ट्रूमेंट है। नाम है उसका मास स्पेक्ट्रोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोग्राफी, इस इंस्ट्रूमेंट से ये संख्या निकाली जा सकती है। और हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारे WBC की संख्या लाखों में होती है। ब्लड में WBC की संख्या लाखों में होती है। आज तुम ब्लड टेस्ट कराओ, कल रिपोर्ट दे देगा वो? क्या टाइम लेता है क्या? नहीं। कैसे? वो स्लाइड बनाता है। स्लाइड बनाएगा पहले और एक एरिया डिफाइन कर लेगा। उस एरिया के अंदर WBC गिन लेगा, टोटल एरिया कितना है उसके हिसाब से वो काउंट करके बना देगा फट से। टेक्निक्स है। तो इस संख्या को भी निकालने की एक टेक्निक्स है, और वो टेक्निक्स का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। और इस संख्या को निकालने के लिए आधार बनाया गया था कार्बन के 12 आइसोटोप को लेकर के। उसका 12 ग्राम ले लिया गया। कार्बन का 12 आइसोटोप, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। क्योंकि मास नंबर 12 है तो इसके 12 ग्राम को ले लिया गया कार्बन के, और ले करके मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दिया गया। और डाल के संख्या काउंट की, कार्बन की संख्या काउंट की गई तो इतने एटम कार्बन के आए। मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम कार्बन के हैं। और ये किसने निकाला था? एवोगाड्रो। और उसने इसका नाम रख दिया एवोगाड्रो नंबर। नोट करो, 12 grams of carbon 12 isotope in 12 grams of
carbon 12 isotope in 12 grams of carbon 12 isotope. 12 grams of carbon 12 isotope have 6.023 10 का पावर 23 carbon atom. In 12 grams of carbon 12 isotope have 6.023 10 का पावर 23 carbon atom. अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि इस संख्या को निकालने के लिए कार्बन 12 को आधार क्यों बनाया गया, क्यों कार्बन लिया गया? नेचर में तो बहुत सारे एलिमेंट थे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन भी था, तो कार्बन ही क्यों ले लिया गया? जवाब, ये नेचर में हर जगह मौजूद है, पहली चीज़। दूसरा, ये स्टेबल है, इसलिए इसको यूज़ किया गया। अच्छा, कार्बन के बाकी आइसोटोप भी मिलते हैं, कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 है, तो 12 ही क्यों लिया गया? क्योंकि 12 का न्यूक्लियाई स्टेबल है और 14 का न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए कार्बन 12 को आधार बना करके ये संख्या निकाली गई। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये कार्बन 12 जो है ये स्टैंडर्डाइज लिया गया, इसी के आधार पर मोल को फिक्स कर लिया गया। अब जैसे हम लोग 1 मीटर की स्केल यूज़ करते हैं, लकड़ी की आती है ना 1 मीटर की स्केल, अब वो 1 मीटर की स्केल ही हम क्यों माने कि वही 1 मीटर है? आखिर वो 1 मीटर स्टैंडर्डाइज हुआ कहाँ से? तो जवाब, ब्रिटेन की म्यूजियम में रखी एक रॉड है जिसकी लंबाई 1 मीटर मान ली गई और फिर वहीं से पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर को स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। तो मतलब उस 1 मीटर को स्टैंडर्डाइज करने का आधार क्या लिया गया? ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी एक रॉड जिसको मान लिया गया 1 मीटर। ऐसे ही 1 किलोग्राम को भी स्टैंडर्डाइज कर लिया गया, एक पत्थर को, स्टोन को 1 किलोग्राम मान करके। उसी तरह से इस संख्या को भी स्टैंडर्डाइज कर लिया गया कार्बन 12 को आधार बना के। क्यों कार्बनिक 12? क्यों? क्योंकि ये वर्सेटाइल है, नेचर में हर जगह मौजूद है और ये स्टेबल फॉर्म में होता है। इस वजह से इसी को आधार बना करके इस संख्या को डिफाइन कर लिया गया और नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब ये है कि 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि हम इस संख्या को चेंज कर दें 6.2023 10 का पावर 22 कर दें, मान लीजिए, तो बताइए क्या चेंज हो जाएगा? व्हाट विल बी चेंज ऑकर? यदि इस संख्या को हम ये ना मान करके ये माने तो उसके लिए क्या चेंज होगा? क्वेश्चन ही आया था 2015, ये नीट का प्रॉब्लम है, नहीं 16 का प्रॉब्लम है, 2016 का। हाँ बोलो, क्या होगा? अच्छा बताइए, संख्या आई कहाँ से? कार्बन 12 ग्राम को लेके आई गई है। यदि हम इस संख्या को चेंज करेंगे तो हमें कार्बन का 12 जो ग्राम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 1 मीटर की स्केल है, मान लो, हम कहते हैं इसको हम नहीं मानते, हमको चेंज करना है, तो मेरे चेंज करने से थोड़ी कोई चेंज मानेगा। हाँ, मान लो हम चेंज करना भी चाहते हैं, मान लो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड को चेंज करेंगे, जाके वहाँ चेंज करेंगे, तभी कोई मेरा चेंज प्रूफ होगा, वरना मेरे चेंज को कोई मानेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो यदि 1 मीटर की स्केल को हमको चेंज करना है तो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड को पहले चेंज करना होगा, वहाँ से चेंज होगा तभी वो चेंज माना जाएगा। तो इस संख्या को यदि हम चेंज करते हैं तो कार्बन 12 को पहले चेंज करना पड़ेगा। जो मास 12 ग्राम है वो 12 ग्राम 1 मोल का मास नहीं रहेगा। जब तुम संख्या घटाए हो तो मास भी 12 ग्राम से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर था कि यदि हम एवोगाड्रो नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यदि उस केस में क्या होगा? कार्बन के 1 मोल का मास भी चेंज हो जाएगा। नोट कर लो। देखो, if Avogadro number 6.023 10 का पावर 23, if Avogadro number 6.023 10 का पावर 23 change to 6.02 10 का पावर 22, if
एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 का पावर 23 चेंज टू 6.02 10 का पावर 22, then हाँ आंसर क्या होगा, आंसर लिखो। देन मास ऑफ 1 मोल कार्बन विल बी चेंज। मास ऑफ 1 मोल कार्बन विल बी चेंज। मास ऑफ 1 मोल कार्बन विल बी चेंज। बोलो बात समझ में आई? तो पहला चीज़ हमने क्या बताया, केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, उसकी कीमत को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं मोल को? आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जब आप नंबर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड है तो, गैस है तो वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यदि आयन है तो उसको हम चार्ज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मोल को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें पहला तरीका क्या बताया, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो 1 मोल एक फिक्स नंबर होता है, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.023 10 का पावर 23, जिसको इंडिकेट किससे कर रहे हैं, N0। और इसको निकालने के लिए क्या किया गया, कार्बन 12 के 12 ग्राम को आधार बना करके इस संख्या को निकाली गई। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफी में कार्बन 12 के 12 ग्राम को जब डाल दिया गया तो इतने कार्बन एटम आए, और आने के बाद इस संख्या को स्टैंडर्डाइज कर लिया गया और मान लिया गया कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, वो उसका वह वेट होगा, उसमें उतने ही एटम होंगे जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम की संख्या है। यह है मोल की डिफिनीशन। जैसे ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे रॉड को 1 मीटर मान लिया गया, अब उसके बाद पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर स्टैंडर्डाइज कर लिया गया उसी रॉड के आधार पर। तो उसी तरह से कार्बन 12 के आइसोटोप में इतने कार्बन है, तो अब ये मान लिया गया कि एक मोल वह वेट होता है, उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन की संख्या है। आया समझ में? यह है मोल की डिफिनीशन। नोट करो डिफिनीशन क्या है मोल की, इसको अलग से नोट करना, इसके थोड़ा हट के नोट करना अलग से। लिखो मोल इज डिफाइंड एज, मोल इज डिफाइंड एज amount of substance containing as much as number of particles as number of carbon atom in 12 gram of carbon 12 isotope। ये मोल की डिफिनीशन है, मोल की परिभाषा है। मोल एक वह अमाउंट है, उसमें उतने ही पार्टिकल होंगे जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन की संख्या है। समझ में आया? ये कार्बन 12 को आधार बनाया गया, अब बना के मोल को डिफाइन कर लिया गया। वैसे ही जैसे ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड को 1 मीटर मान करके पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर को स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। हम यदि 1 मीटर को चेंज करना चाहते हैं तो मेरे चेंज करने से कोई नहीं मानेगा, है ना। मतलब हम कोर्ट भी चले जाएंगे ना तो भी हम हार जाएंगे केस, क्योंकि वो प्रूफ कहाँ से करेंगे, ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड से। यदि हमको केस जीतना है, 1 मीटर को वास्तव में चेंज करना है, तो पहले ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड को चेंज करना होगा, वहाँ चेंज करेंगे तब मेरे चेंज को कोई प्रूफ कर सकता है। पर मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो उसी तरह से
मोल को भी डिफाइन कर लिया गया। मोल वह अमाउंट है, उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन की संख्या है। यह है मोल की डिफिनीशन। बात समझ में आया? तो मोल एक फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये संख्या बहुत बड़ी है, इस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए करना है, बड़े मॉलिक्यूल के लिए नहीं। बात खत्म। आगे बढ़े। मोल क्या है उसको हमने नंबर से एक्सप्रेस किया, अब हम मोल को एक्सप्रेस करेंगे चार्ज से, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। कैसे करेंगे देखो सामने। हाँ, केमिस्ट्री में चार्ज होता किसका है? केमिस्ट्री में किसी भी चार्ज, आयनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज किसका होता है? समझो क्लोराइड आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है, अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है, आखिर इन आयनों के ऊपर चार्ज है किसका? जवाब या तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या तो प्रोटॉन का चार्ज है। किसी भी आयन में, केमिस्ट्री में कोई भी आयन होगा उस पर चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का होगा या तो प्रोटॉन का होगा। और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का भी चार्ज है। कितना होता है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का होता है। बात समझ में आई? अच्छा देखो सामने, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन की। एक मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन की, ये एक मोल प्रोटॉन की। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? दिस इज चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए एक मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या करेंगे? हाँ, इस संख्या को इस संख्या से, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। हाँ, मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 96,500 कूलम। और इस संख्या को निकाला किसने था? फैराडे ने। और निकालने के बाद अपना नाम हाईलाइट करने के लिए, सामने वाले को इजी करने के लिए, इतनी बड़ी संख्या को शॉर्ट में इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया 1 फैराडे। तो अभी इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक मोल प्रोटॉन हो, उसका चार्ज होगा 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे। इसको चीज़ दिमाग में बिठा लो, याद कर लो। याद कर लो कि एक मोल का इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज 1 फैराडे होगा, जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम। बोलो समझ में आया? एक मोल इलेक्ट्रॉन या एक मोल प्रोटॉन, जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका चार्ज है 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलम। बड़े ध्यान से सुनो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और ध्यान नहीं दोगे तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा, पता है। और बेस बिगड़ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री बिगड़ जाएगा पूरा। और यही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है फिजिकल का। बाकी सब आसान है। यदि यही हाथ में आ गया तो बाकी सब बड़े आराम से नाचेगा तुम्हारे हाथ में। इसलिए चाहिए कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान एक तरफ। अब हम मार्केटिंग करते हैं, जहाँ ध्यान नहीं देंगे तो पता, जहाँ देना 100 वहाँ 200 रुपये पकड़ा देंगे उसको, तो गया ना मेरा 100 रुपया। बोलो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसमें भी वही चीज़ है, ध्यान नहीं लगाओगे तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा सब। तो देखो सामने, एक मोल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा। कितना होगा? 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे। अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुन रहे हो। मान लो हमने कहा एक मोल फ्लोराइड आयन बोल दिया। क्या बोल दिया? फ्लोराइड आयन। हाँ, अब इस पर कितने का चार्ज होगा? एक मोल फ्लोराइड आयन है, इस पर कितना चार्ज होगा? जोर से बोलो। 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे। कैसे? देखो सामने। अब देखो, एक फ्लोराइड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक फ्लोराइड के ऊपर एक। और जब एक मोल फ्लोराइड है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, यानी चार्ज हो गया 1 फैराडे। नहीं समझ में आया?
अच्छा मान लो हम फ्लोराइड आयन की जगह यहाँ सल्फेट आयन रख देते हैं, अब तो बताओ एक सल्फेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक सल्फेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 मोल सल्फेट रहेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ध्यान से देखो, एक सल्फेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। एक बार फिर से, एक सल्फेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा 1 मोल सल्फेट है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे। हम जो चीज़ बता रहे हैं ना उसको बड़ा ध्यान से सुनो, ये बड़े काम की चीज़ है, इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। सुन लो ध्यान से, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर का रेशियो और मोल का रेशियो सेम होता है। इस बात को पकड़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे जल्दी जल्दी लगेंगे इस कंसेप्ट से। क्या बोला? नंबर का रेशियो मोल का रेशियो सेम होता है। जो नंबर का रेशियो है वही मोल। अच्छा छोड़ो, मोल बहुत बड़ी संख्या है, कौन देखा है उसको, लेकिन दर्जन तो जानते हो ना, बोलो। तो जो नंबर का रेशियो है वही दर्जन का भी रेशियो है, और जब दर्जन का रेशियो है तो मोल का भी वही चीज़ है, मोल का भी रेशियो वही होगा। तो जो नंबर का रेशियो है वही दर्जन का भी रेशियो है। जैसे एक आदमी की 1 नाक हुई ना, एक आदमी 1 नाक, मतलब 1 दर्जन आदमी है इस तरह का, कितनी दर्जन नाक होगी? 1 दर्जन। तो आदमी 1 तो नाक भी 1, 1:1। अच्छा 1 दर्जन आदमी तो नाक भी 1 दर्जन हो गई, 1:1। तो नंबर का रेशियो 1:1, दर्जन का रेशियो 1:1। वैसे मोल का भी रेशियो 1:1। अब 1 मोल आदमी है तो कितनी मोल नाक हो गई? नाक 1 मोल। अच्छा एक आदमी कितने कान? 2। एक आदमी कितने कान? 1 दर्जन आदमी है, कितने दर्जन कान? 2 दर्जन। आदमी 1 कान 2 रेशियो 1:2। आदमी 1 कान 2 रेशियो 1:2। तो 1 दर्जन आदमी है तो 2 दर्जन कान, तो दर्जन का भी रेशियो 1:2। अच्छा 1 मोल आदमी है तो कितने मोल कान? 2 मोल, तो मोल का भी रेशियो 1:2। आया समझ में? अब यही चीज़ में लागू करो। देखो सामने, देखो सामने, एक सल्फेट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज? सल्फेट 1, चार्ज 2। अच्छा 1 मोल सल्फेट होगा तो, जब 1 मोल सल्फेट होगा, जब ये सल्फेट 1 तो चार्ज 2। अच्छा इसको 1 मोल करेंगे तो ये क्या होगा? 2 मोल हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो बताइए, 1 मोल लिखा है ना, 1 मोल लिखा है तो चार्ज कितना? 2 मोल हुआ कि नहीं? और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वही तो लिखे थे हम, वही ना लिखे थे। सल्फेट 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2, 1:2। तो मोल का रेशियो भी क्या होगा? 1:2। बोलो, और जब 1:2 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे। शुरुआत में धीरे धीरे चलना होगा, लेकिन जब तुम रास्ता क्लियर हो जाएगा तो तुम तेज़ी से भागोगे, फिर तो अंदर कॉमन सेंस डेवलप कर जाएगा ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन शुरू में धीरे धीरे थम थम के चलो, और जब तुम्हारा स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप भागने लगोगे। बात समझ में आया? अच्छा समझ में आया तो यदि ये बताओ, मान लो यहाँ हम 1 मोल सोडियम आयन लेते हैं, बताओ कितना फैराडे चार्ज हुआ? बोलो। हाँ 1 फैराडे, क्योंकि 1 मोल सोडियम आयन मतलब 1 मोल प्रोटॉन, और 1 मोल प्रोटॉन 1 फैराडे। अच्छा मान लो हम सोडियम की जगह यहाँ कैल्शियम आयन ले लें तो कितना चार्ज हुआ? हाँ 2 फैराडे। अच्छा मान लो हम एल्युमिनियम आयन ले लें तो कितना चार्ज हो गया? 3 फैराडे। समझ में आया? 1 एल्युमिनियम पर 3 प्रोटॉन का चार्ज, 1 एल्युमिनियम प्रोटॉन 3। 1 मोल एल्युमिनियम लेंगे तो 3 मोल। 1 मोल लिए भी हो तो प्रोटॉन कितना हो गया? 3 मोल। और 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज 1 फैराडे, 3 मोल प्रोटॉन का चार्ज 3 फैराडे। ऐसे जो नंबर का रेशियो है वही दर्जन का भी रेशियो है, वही मोल का भी रेशियो है। ये जो हम लाइन बोले ना, बड़े काम की बोले, याद रखना, बहुत का हेल्प करेंगे तुमको। जब तुमको शीट देंगे ना, जो शीट मिलेगी उसमें तुम लगाओगे, कई जगह फंस जाओगे क्वेश्चन में। अभी हम उसको रास्ता देने के लिए ही बोलेंगे, नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम। इसको सोचो, आंसर आ जाएगा तुरंत। हाँ बोलो, समझ में आया?
हाँ, एक चीज़ और देखो, हम लोग आगे बढ़ गए, ज़रा ध्यान दो। हमने एक मोल को फिक्स नंबर तो डिफाइन कर दिया था, एक मोल को फिक्स नंबर बताता है एवोगाड्रो नंबर। जैसे 1 दर्जन होता है 12, तो मोल क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। बात समझ में आई? अच्छा, हम लोग दर्जन कैसे निकालते हैं? कोई दर्जन निकालना, नंबर ऑफ दर्जन। हमको 100 कॉपियाँ दे दी गई, 100 कॉपियाँ, अब बोला दर्जन निकालो। क्या करेंगे? उस नंबर को, जो भी संख्या कॉपी का देगा उसको 12 से, तो बताओ हमको दर्जन मिल जाएगा ना। तो वहाँ पे तुम जो काम करते हो वही काम इसमें भी करो, ये भी तो वही बाजार है। कोई भी संख्या दे दे, एटम की, आयन की, मालिक्यूल की, कोई भी संख्या दे दे और पूछे नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल, क्या करोगे? उस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। दर्जन निकालने के लिए संख्या को 12 से डिवाइड करते हो, तो मोल निकालने के लिए उस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो हमने मोल को तो डिफाइन किया, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं डिफाइन किया था, उसको भी लिख देते हैं। हाँ, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी कोई भी संख्या, एनी एटम, कुछ भी, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। उस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? मतलब हमने मोल को भी डिफाइन किया और नंबर ऑफ मोल भी डिफाइन किया, दो चीज़ एक साथ हम बता दिए, मोल क्या होता है और नंबर ऑफ मोल क्या होता है। ये है मोल और ये नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए उस दिए हुए एटम की संख्या को, कोई भी संख्या हो, एटम की, आयन की, मालिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन की, कोई भी संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उसका मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। हाँ, मान लो ये संख्या एटम की दी है तो नंबर ऑफ मोल एटम का आएगा, यदि संख्या आयन की दी है तो आयन का मोल आएगा, यदि कोई कंपाउंड की संख्या दी है तो कंपाउंड का मोल आएगा, जिसकी संख्या दिया रहेगा उसका ना मोल आएगा। भाई तुमको 100 कॉपियाँ दी है, तुम 12 से भाग दोगे तो दर्जन कॉपी का ना आएगा कि पेंसिल का आ जाएगा? कॉपी का ना आएगा। जिसकी संख्या दी है तुम 12 से भाग दोगे तो मोल भी, दर्जन भी तो उसी का ना आएगा। बोलो, लेकिन हम लोग गलती करते हैं, इसलिए हमको ये सब बोलना पड़ रहा है। हमको मालूम है कहाँ गलती करोगे तुम लोग, इसलिए पहले से अलर्ट कर रहे हैं। तुम कहोगे ये सब कहाँ गलती करते हैं, मार्केट में गलती नहीं करते, लेकिन यहाँ करोगे आके, क्योंकि वहाँ तुमको सब कॉपी पेन सब दिखता है आंखों से, और यहाँ कुछ दिखता नहीं ना, सब आँख मूंद के बिजनेस करना होता है। और जो चीज़ दिखती है वहाँ दिमाग तेज चलता है, और जो दिखती नहीं वहाँ पे अंधे होके चलते हैं हम। जहाँ एटम होगा वहाँ मालिक्यूल कर देंगे, मालिक्यूल की जगह आयन कर देंगे। तो इसलिए ध्यान रखो, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सप्रेस करो। मान लो तुमको कॉपर दे दिया, कॉपर की संख्या दे दी है ना, कॉपर, तो बताओ कॉपर क्या होता है? एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना, एटम का ग्रुप होता है ना केवल। कॉपर का तुम क्रिस्टल लोगे उसमें कॉपर ही ना कॉपर होगा, और तो होगा नहीं। बोलो, तो तुमको यदि कॉपर की संख्या दे रहा है तो कॉपर का एटम का ना मोल आएगा, क्योंकि एटम की संख्या होगी ना यहाँ पर। बोलो, अब यदि मान लो तुमको दे दी हाइड्रोजन की संख्या दे दी, तुमको 1000 हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन मतलब मालिक्यूल ना दे दिया, हाइड्रोजन मालिक्यूल दे दिया। अब तुम इसको n0 से डिवाइड करोगे तो बताओ जो संख्या किसकी आएगी, एटम की आएगी कि मालिक्यूल की आएगी? बताओ ये एटम है कि मालिक्यूल है? तो नंबर ऑफ मोल मालिक्यूल ना आएगा। आयन की संख्या दी जाएगी तो आयन का मोल आएगा, कंपाउंड की संख्या देगी तो कंपाउंड का मोल आएगा, जो संख्या दी जाएगी उसी का ना मोल आएगा। आया समझ में? अच्छा, इधर आ जाओ। यहाँ पे अभी तुमने एक मोल को 4 से एक्सप्रेस किया, और कैसे एक्सप्रेस किया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहे 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज कितना? 96,500 कूलम, जो कि इक्वल है 1 फैराडे। अब मान लो तुमको सोडियम आयन दिया गया, कितना दिया? सोडियम आयन, और कर उसका चार्ज 10 फैराडे है। बताइए कितने मोल होंगे? हाउ मैनी मोल? नंबर ऑफ मोल कितने होंगे पूछ रहा है। तुमको सोडियम आयन दिया गया और कर उसके ऊपर 10 फैराडे का चार्ज है, बताइए इसमें कितने मोल सोडियम आयन है। जैसे हम नंबर से नंबर ऑफ, किसी दी हुई संख्या से नंबर ऑफ मोल निकाले हैं, वैसे ही हम 4 से भी मोल निकाल सकते हैं। क्या नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एकमात्र यही फॉर्मूला है क्या? क्या दर्जन नंबर से ही निकाला जा सकता है क्या? कि तुमको 100 कॉपी दे और पूछे दर्जन बताओ, तो तुम 100 को 12 से भाग दोगे, दर्जन आ जाएगा
क्या दर्जन निकालने का एक यही फॉर्मूला है क्या? हम तुमको 10 किलोग्राम कॉपी दे देंगे, 10 किलोग्राम, अब बोले दर्जन निकालो, वेट से दर्जन निकालो, नहीं निकाल सकते। निकल सकता है? 10 किलोग्राम कॉपी दे दें और पूछे दर्जन निकालो, दिया है वेट और पूछ रहे दर्जन, क्या करोगे? सारी कॉपी एक ही कंपनी की है, एक ही लाट की कंपनी है, उसमें से 12 कॉपी निकालोगे, तराजू पे रखोगे, उसका वजन नापोगे, 12 कॉपी का वजन 2 किलोग्राम आया, 12 कॉपी का वजन 2 किलोग्राम, तो तुमको कितना दिया? 10 किलोग्राम। तो क्या करो, 10 किलो को 2 से डिवाइड कर दो, 5 दर्जन आ गया। नहीं समझ में आया? तो दर्जन निकालने के लिए नंबर ही एकमात्र माध्यम नहीं है, हम वेट से भी निकाल सकते हैं। तो मोल भी हम नंबर के अलावा चार्ज से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, वेट से भी निकाल सकते हैं, नंबर और मोल जैसे चाहे निकल जाएगा। हाँ सामने देखो, हमको चार्ज से नंबर और मोल निकालना। तुमको सोडियम आयन दिया गया, 10 फराडे का चार्ज है, बताइए कितने मोल होंगे? देखो आवाज़ इतनी दबी दबी आ रही है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जरा हम जोर से बोल देंगे तुम चेंज भी कर दोगे फट से, नहीं 5 मोल होगा, फट से चेंज भी कर दोगे। कितना होगा? हाँ 10 मोल। कैसे 10 मोल? कैसे 10 मोल? देखो सामने यहाँ सोडियम दिया है ना, हाँ 1 मोल सोडियम आयन जब दिया गया है, तो चूंकि एक सोडियम के ऊपर एक प्रोटॉन का चार्ज, एक सोडियम के ऊपर एक प्रोटॉन का चार्ज, तो 1 मोल सोडियम के ऊपर 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज हुआ। और 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फराडे। इसका मतलब 1 मोल सोडियम 1 फराडे के बराबर है। तो यहाँ 10 फराडे दिया है, तो 1 फराडे मतलब 1 मोल, तो 10 फराडे कितना हो गया? 10 मोल। 10 मोल आ गया, 10 मोल। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा मान लो तुमको सोडियम की जगह कैल्शियम दे दिया, अब बताओ कितने कैल्शियम आयन दिया, उस पर 10 फराडे है। कैल्शियम आयन दिया, उस पर 10 फराडे का चार्ज है, बताइए कितने मोल होंगे? बोलो। 5 मोल हो जाएगा। हाँ आंसर हो जाएगा 5 मोल। कैसे? कैसे? 1 मोल कैल्शियम आयन हमने लिया, मान लो, क्योंकि एक कैल्शियम के ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज, एक कैल्शियम के ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज, 1 मोल कैल्शियम है तो 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज, और 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज 2 फराडे। 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज 2 फराडे, मतलब 2 फराडे जो है वो 1 मोल कैल्शियम के बराबर है। 2 फराडे 1 मोल, तो बताओ 10 फराडे 5 मोल। शुरू में जैसे हम बता रहे थे धीरे धीरे चलो, लेकिन जब तुम्हारा कंसेप्ट बन जाएगा ना तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। हम सोचेंगे तुम आंसर पहले से बता दोगे, लेकिन अभी से झटका मत मारो, अभी भागने की कोशिश मत करो, धीरे 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 चलो। क्या? नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम। अच्छा मान लो हम यहाँ एल्युमिनियम आयन लिए होते तब, एल्युमिनियम आयन लिए होते तब, सोच लो तुम क्या सोच रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी तुम्हारी सोच में क्या फ़र्क है, चेक करो। सोच लिया? 10 फराडे एल्युमिनियम आयन दिया गया, कितना मोल है पूछ रहा है, तो पहले 1 मोल का निकाल लो। 1 मोल एल्युमिनियम आयन है तो उस पर कितना फराडे चार्ज होगा? 1 एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्रोटॉन का चार्ज, 1 एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्रोटॉन का चार्ज, 1 मोल एल्युमिनियम पर 3 मोल प्रोटॉन, और 3 मोल प्रोटॉन का चार्ज 3 फराडे। इसका मतलब 3 फराडे 1 मोल के इक्वल है, तो 1 फराडे 1/3 मोल, जबकि है कितना? 10 फराडे, तो 10/3 मोल। ये आंसर आया। मिलाओ सब लोग, यही सोच रहे, कुछ और सोच रहे थे, तो ठीक है, मतलब जैसे हम बता रहे सोचो आंसर आ जाएगा। शुरू में टाइम लगेगा, आगे चल के स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। हाँ बोलो, समझ में आया? तो हम नंबर और मोल चार्ज से भी निकाल सकते हैं, नंबर से भी निकाल सकते हैं। हाँ अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हम मोल को एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो कैसे देखा जाए? हाँ 1 मोल को हमने चार्ज से एक्सप्रेस किया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज हो गया 96,500 कूलाम, यानी 1 फैराडे। जब हम शॉर्ट में लिख दिए उसी बात को, तो हमने 1 मोल को नंबर से भी एक्सप्रेस किया, 1 मोल को चार्ज से भी एक्सप्रेस किया, और हम 1 मोल को वॉल्यूम से एक्सप्रेस करेंगे इन केस ऑफ गैस। और कौन सी गैस? कोई भी गैस, एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ
एनी गैस, अब वो गैस मोनोएटॉमिक हो, हीलियम, डाईएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, मॉलिक्यूल को गैस हो, कोई भी हो, सबके लिए का वॉल्यूम क्या होगा? 1 मोल कोई भी गैस है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? जवाब 22.4 लीटर। कब? जब गैस NTP है तब, NTP या STP पर है तब। फिर कहोगे NTP STP क्या होता है? ये कंडीशन है गैस की, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर है 1 atm। ये पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है STP या NTP। वॉल्यूम है 1 मोल का, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम है 22.4 लीटर। हाँ, इसको कैल्विन लिखेंगे तो कैल्विन होगा 273 कैल्विन। टेम्परेचर 1 atm, सॉरी प्रेशर कितना है? 1 atm। दिस इज द NTP STP। अच्छा, मान लो कंडीशन RTP कर दी जाए तो RTP का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हमारे इंडिया का रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कैल्विन लिखना चाहें तो 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 298 कैल्विन। हाँ, हमारे इंडिया पर प्रेशर कितना माना गया स्टैंडर्डाइज? प्रेशर है 1 atm। मतलब ये कंडीशन हमारे इंडिया में लागू होगी और ये कंडीशन पूरे वर्ल्ड में लागू होगी, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये हमारे रूम टेम्परेचर इंडिया के हिसाब से है। तो मतलब ये लिमिटेड केस में यूज़ होगा, जबकि ये पूरे हर जगह यूज़ होगा। इसका यूज़ ज़्यादा है ऊपर वाले का। ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको NTP STP दिया ही जाता है। हाँ, यदि NTP है तो 1 मोल कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और यदि RTP है तो हो जाएगा 24 लीटर, होगा 24 लीटर, 24 लीटर। फिर कहोगे इसको रट ले, इस वैल्यू को रट ले, तो जवाब है फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ रटना नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री रटने का ज्ञान ही नहीं है। कोई चीज़ नहीं रटी जाती है, समझी जाती है। बस टीचर से समझना है और घर जाके समझी बात को पकाना है। कैसे? क्वेश्चन लगा लगा के। जितना लगाओगे उतना पक्का होगा, उतना तुम्हारा अधिकार बनेगा, वरना निकल भी जाएगा यहाँ से। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट की तारें बड़ी कमज़ोर होती हैं, और जहाँ बाहर की हवा लगी नहीं टूट भी जाएगा। इसलिए बाहर से भी बचना है और प्रैक्टिस खूब जम के करना है, तभी आएगा हाथ में, निकल जाएगा तुरंत। हम लोहा गरमा देंगे, तुम्हारा काम है हथौड़ी चलाते जाओ, और जितना चलाओगे उतना शेप आएगा, और ठंडा हो जाएगा तो हथौड़ी चलाते रहोगे, शेप आएगा ही नहीं। बात समझ में आया? इसलिए मजाक मेरे शब्दों को मत लेना, हर बात का मीनिंग है। हाँ, तो अब बात है कि जब रटना ही नहीं है तो फिर क्यों इसको रटे, फिर कैसे निकाले, कहाँ से आया ये वैल्यू? जवाब ये आई है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT से आई है। जब गैस स्टेट पढ़ोगे ना तो इस फॉर्मूले को हम डराइव करके दिखाएंगे। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है ये इक्वेशन, ये पूरे यूनिवर्स की किसी भी गैस में अप्लाई कर सकते हो। वो गैस चाहे अर्थ के सेंटर में हो, अर्थ के सरफेस पे हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, कहीं भी गैस हो, सन के एटमॉस्फेयर में क्यों ना हो, सन के अंदर क्यों ना हो, कहीं भी गैस होगी, उस गैस में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV = nRT। हाँ, ये P क्या है? गैस का प्रेशर है। P इज़ द प्रेशर ऑफ गैस इन ATM। ये है गैस का प्रेशर ऑफ गैस इन ATM, एटमॉस्फेयर, और ये है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। हाँ, ये है N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ये R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये यूनिवर्स की सारी गैस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। क्या? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्या इसको भी रट ले? अभी तो रट लो, गैस से पढ़ोगे तो निकाल के दिखा देंगे कैसे आया, इसको हम प्रूफ कर देंगे सारी वैल्यू को। लेकिन जब तक नहीं पढ़े हो तब तक क्वेश्चन लगाने के लिए याद कर लो तो स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, T क्या है? टेम्परेचर ऑफ द गैस। T है टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन।
क्यों केल्विन? अब देखो ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा, ये एटीएम में है आर की वैल्यू तो ये भी एटीएम में होगा। टेम्परेचर देखो यहाँ केल्विन में है, यहाँ केल्विन तो यहाँ भी क्या होगा? केल्विन में होगा। सेम यूनिट में होना चाहिए। अब मान लो हमको एनटीपी पर निकालना चाहते हैं, तो एनटीपी पर तो प्रेशर कितना 1 एटीएम है ना, तो पी रख देंगे 1 एटीएम। वॉल्यूम निकालना है हमको, हम मोल एक मोल, आर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821। हाँ टेम्परेचर किसमें? केल्विन में 273। हाँ सॉल्व करके देख लो, ये वॉल्यूम 22.4 लीटर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहीं से आई है। हमने इस वैल्यू को इसलिए बोर्ड पे लिखा है क्योंकि ये कंडीशन स्टैंडर्ड है, ये इस कंडीशन का यूज़ बार बार होगा। तो कौन वैल्यू रख के निकाले, सीधा याद ही करके सीधा पुट कर दो वैल्यू में, फॉर्मूले में, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो समय बचाने के लिए बोला याद करो। यदि भूल भी जाओ तो तुम्हारे पास पी = nRT तो है ना, इससे निकाल लेना। किसी भी कंडीशन में तुम एक मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हो, कोई भी कंडीशन हो। मानो तुमको गैस दे गई 2 एटीएम, प्रेशर है 2 एटीएम, चलो कंडीशन बदल दी गई, और टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैस भी तुमको दिया 5 मोल। अब बताओ उसका वॉल्यूम निकालना चाहे तो निकाल सकते हो तुम। हाँ पता 5 मोल बोला तो यहाँ 5 रख दो। हाँ प्रेशर किस में दिया है? एटीएम में। कितना लिखा है? 2 एटीएम, तो यहाँ 2 एटीएम रख दो। हाँ टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में। सेंटीग्रेड में दिया 273, जोड़ दो। हाँ पूरा जोड़ करके यहाँ रख दो, और आर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.021, रख कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया? ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो आएंगे वो एनटीपी एसटीपी पर होंगे, इसलिए बोला इसको याद कर लोगे तो समय बचेगा, इसलिए बोला याद करो, वरना याद तो करना नहीं फिजिकल में कुछ भी। हाँ बोलो। तो 1 मोल का नंबर फिक्स, 1 मोल का चार्ज भी फिक्स, और 1 मोल कोई भी गैस हो तो वॉल्यूम भी फिक्स, जब तक कंडीशन फिक्स। कंडीशन फिक्स तो वॉल्यूम भी फिक्स। मतलब ये कंक्लूजन निकला। हाँ अब आगे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। जब संख्या दी थी तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे, और जब चार्ज दिया था तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे, और जब वॉल्यूम देगा गैस का तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे। किसी भी गैस का वॉल्यूम बता दे, कोई भी गैस का वॉल्यूम बता दे एनटीपी एसटीपी पर, अब पूछे नंबर ऑफ मोल बताओ, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? उस वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। नंबर देगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, चार्ज देगा तो 1 फैराडे से डिवाइड करेंगे, और यदि वॉल्यूम देगा एसटीपी पर तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और आरटीपी वॉल्यूम देगा तो 24 से डिवाइड कर देंगे। और यदि कोई नई कंडीशन देगा तो इस फॉर्मूले से कैन की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा कंसेप्ट। मेरी बात सुन करके अंदर कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, बेहिचक बात करो। बात करने से तुमको पर्सनल अपना फ़ायदा होगा। हम यहाँ जनरल बात करते हैं, सबके लिए बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी क्या कमी है, कहाँ रुकावट है, वो तुम्हारे बात करने से ही जाएगी। तुम्हारे बात करने से तुम्हारे सोचने का तरीका समझ में आता है, ये कहाँ से सोचता है, शुरुआत कहाँ से करता है, बात को ख़त्म कैसे करता है, वो हमको पता चल जाएगा तुम्हारा। फिर उसमें हम सही दिशा देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, जैसा जल्दी आएगा। लेकिन बात करोगे, अपना एक्सरे दोगे, तब ना इलाज करेंगे। बात समझ में आई? तो मेरी बात सुन के अंदर कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, अपने को दबाओ नहीं। सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। बोलोगे तो फ़ायदा होगा, तुम्हारा अपना फ़ायदा होगा, पर्सनल। हाँ देखो, उसको भी लिख लें जरा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे जब वॉल्यूम दिया हो गैस का, तो हाँ हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस एट एनटीपी या एसटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 22.4 लीटर।
इसको हमने स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्यों बोला? क्योंकि ये वॉल्यूम 1 मोल का है, पहली बात, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? एनटीपी एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में है और 1 मोल का वॉल्यूम है, तो नाम रख दिया स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। जैसे दर्जन 12 फिक्स है, स्टैंडर्ड है, तो तुम नंबर को 12 से डिवाइड कर, तो नंबर दर्जन आता है ना, तो गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? गैस का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे? गैस का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे? उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। बताओ एनटीपी लिखा है ना, तो यहाँ 22 और 4, अच्छा आरटीपी लिखा रहता तो 24 हो जाता, क्योंकि आरटीपी पर 24 होता है। ये हमारे इंडिया के अनुसार है, ये पूरे वर्ल्ड के अनुसार है। तुम ऐसा फार्मूला लिखे जो वर्ल्ड के हर कोने में अप्लाई हो जाए। अब वो ये है, अब मान लो इंडिया में आ जाओगे तो यहीं 24 हो जाएगा तब, क्योंकि हमारे इंडिया का टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो ये आरटीपी लिखा रहेगा तो यहाँ 24 हो जाएगा। बोलो, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ये गैस का मोल निकालना हो तो ये फार्मूला, नंबर से मोल निकालना हो तो ये फार्मूला, और 4 से मोल कैसे निकालना है बताया, नंबर से मोल कैसे निकालना ये भी बताया, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना ये भी बताया। अब देखो, ये सब क्वेश्चन को लगाने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस के, आप जैसे मान लो हमने तुमको 11 लीटर वाटर दे दिया, 11 लीटर वाटर दे दिया, 11 लीटर पानी है, बताइए नंबर ऑफ मोल क्या होगा? और तुमने क्या किया, वॉल्यूम दिया था और उसको 22 और 4 से भाग दे दिया खट से। अरे सोचा ही नहीं कि वाटर क्या गैस है? बताओ वाटर नेचर में कैसा होता है? वाटर प्रकृति में कैसा होता है? लिक्विड। जब ये लिक्विड